अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अस्सार मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग्स पे वेलकम कहते हैं। एक मरतबा आपके सामने फिर से हाजिर और आज आपको बताएंगे कि जनाब आज की इम्पॉर्टेंट ख़बरें जो है वो क्या हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ख़बरों का काउंटडाउन देंगे। जनाब कल शाम को कराची के अंदर रेंजर सिंध के कैंप के ऊपर जो है अटैक हुआ है और उसके नतीजे में जनाब जो हमारे फ़ौजी और रेंजर्स के जो लोग हैं वो भी शहीद हुए हैं, दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं और एक दहशतगर्द को गिरफ़्तार भी किया गया है। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब इंटरनेशनल महाज के ऊपर दोबारा से जंग का आगाज़ जो है हो चुका है। इसके अलावा लबनानी फ्रेमवर्क जो कि अमेरिका की सालसी में हुआ, इज़राइल एंड लबनानी गवर्नमेंट के दरमियान, वो जो फ्रेमवर्क है उसको हिजबुल्लाह ने मानने से इनकार कर दिया। और आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है दे आर द प्रॉक्सी ऑफ इरानियंस। तो अब ये जो मामला है ये क्या है एंड दोबारा से जंग का आगाज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि जंग जैसे ही बंद हुई और इस बात की उम्मीदें कवी हो गई कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तिजारत है उसका आगाज़ होगा, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल आएगा, पाकिस्तान के अंदर डीजल आएगा, पाकिस्तान के अंदर गैस आएगी, तो पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस हैं और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो इस बारे में भी बात करते हैं कि पाक ईरान तिजारत जो है वो क्या स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अलावा जनाब भारत का एक मकरूह चेहरा एक और वाक़े से सामने आया है कि जनाब उन्होंने पिछले 45 रोज़ के अंदर जनाब 23 मॉस्क्स जो कि मुसलमानों की इबादत गाहें होती हैं, मसाजिद जिनके बारे में मुसलमान समझते हैं कि ये जो मसाजिद होती हैं ये अल्लाह के घर होते हैं, इन मसाजिद को जो है गिराया गया है। पिछले 45 रोज़ के अंदर 23 मसाजिद को गिराया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं ख़बरों का और तफसीली जो है हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनाब कराची में पाकिस्तान रेंजर सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों को जनाब जहन्नम पहुंचा दिया गया है और एक ज़ख्मी अफ़गान दहशतगर्द को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के ख्वारिज ने कैंप के मरकज़ी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पहले उन्होंने जनाब धमाका किया। शाम को मीडिया ये खबरें कर रहा था कि जो फायरिंग की आवाज़ है वो अभी तक भी आ रही है। पहले उन्होंने क्या किया, गेट के ऊपर जाकर अटैक किया, गाड़ी से बम धमाका से गेट को उड़ाया। उसके बाद जनाब वो दाखिल हो गए और बाद में फायरिंग की आवाज़ें जो है आना स्टार्ट हो गई। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद और 4 जवान जो है ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का जो है इजहार किया है। पाकिस्तान हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। ISPR की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्दी से जंग में कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। जब जनाब इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो सिंध के किसी शहर के अंदर, स्पेशली वन टॉक अबाउट कराची के अंदर जब अटैक होता है एंड स्पेशली ये जो दहशतगर्द हैं ये घुस आते हैं पंजाब के एरियाज़ के अंदर एंड दे ट्राई टू अटैक ऑन द डिफरेंट सिटीज़ लाइक लाहौर एंड जो साउथर्न पंजाब के जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं लाइक बालपुर, मुल्तान, तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ दहशतगर्द और कार्रवाइयाँ जो है की जाती हैं और यहाँ पर जो है वो दहशतगर्द हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि बड़े शहरों के अंदर आबादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली व्हेन टॉक अबाउट पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत आबादी होती है। यहाँ पर अगर एक भी धमाका हो जाए तो जो जानों का ज़िया होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है और जो है जो इमेज होता है पाकिस्तान का वो जो है काफ़ी जो है मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है इस वजह से। अब इन दहशतगर्दों की कोशिश होती है कि ये सिंध के एरिया के अंदर जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, पंजाब के एरिया के अंदर जहाँ पर आबादी जो है सिंध से भी ज़्यादा है, वहाँ पर ये अटैक करने की कोशिश करें और जो पाकिस्तान के अंदर जो है एक तरह का माहौल और जो है एक डर खौफ जो है लोगों के अंदर बिठाया जा सके। इसके अलावा जनाब आपको मैंने बताया है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया। अब इसकी डिटेल क्या है?
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में पानामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई कार्रवाई की है। मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा ना तज्ज़िया होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर पहले ख़बर पढ़ लूँ, आगे जाकर बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि शायद ये जंग जो है दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। एंड उसके अलावा कि शायद ये ईरान दोबारा से हमले क्यों कर रहा है, उसकी भी वजूहात कुछ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान की फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़िज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। ही दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक सिर्क और कुशम में धमाकों की आवाज़ें जो हैं सुनी गई हैं। सिर्क में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनाने की इतलात है। अमेरिका ने हफ्ते की सुबह भी ईरानी फ़िज़ाई हमले किया था, जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। अब इसके ऊपर जो है मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुका और उसके बाद भी ये जनाब अटैक किए जा रहे हैं। उसकी एक तो वजह जो है लबनानी फ्रेमवर्क है, वो मैंने आपको शुरू में बताया, आगे जाकर मैं वो आपको वो वजह भी बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि ईरान जो है आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल रखता है। एंड नाउ तो ओमान ने भी कह दिया है कि हम जो है इसकी फ़ीस जो है वसूल करेंगे। नाउ ओमान भी जो है ईरान का साथ दे रहा है इस मामले के अंदर। अब मुझे लगता यूँ है कि ईरान जो है अपनी डेटरेंस एंड अपना जो कब्ज़ा है आबनाए हुर्मुज़ जताने के लिए, दिखाने के लिए और साबित करने के लिए कि हम ही आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं, वो जहाज़ों को एक रूट फराहम करते हैं। वो कहते हैं कि आप जब आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे होंगे तो आप ईरानी नेवी से रब्ता करेंगे, जो एक बाकायदा निज़ाम होता है। तो ईरानी नेवी आपको बताएगी, ईरानी हुकाम आपको बताएंगे कि आपने आबनाए हुर्मुज़ से फ़लाँ रूट को फॉलो करके निकलना है। अब जो भी जहाज़, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, अब जो भी जहाज़ उस रूट को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो सीधा सा वो अटैक कर देते हैं, वो उसके ऊपर जो है ड्रोन मार देते हैं। और अब उसके जवाब में जनाब अमेरिका जो है वो जवाब देता है और इस तरह जो है एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। ट्रंप साहब ने भी बयान किया, उन्होंने ट्वीट फरमाया, वो कहते हैं कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट पर हमले किए हैं। ट्रंप का कहना था कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के काबिल न रहें और हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। एक मरतबा पहले भी ट्रंप साहब ये बयान दे चुके थे, जिसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अ वेरी गुड मैन, अ वेरी लेजेंड, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने जो है एक दफ़ा जो हमले हैं वो मौखर कर दिए हैं। अब दोबारा से वही ज़ुबान सदर ट्रंप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जनाब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसराइल और लबनान के दरमियान जो एक फ्रेमवर्क तय पाया है और वो सालसी अमेरिका की सालसी के जो अमेरिका की सालसी की वजह से ये फ्रेमवर्क जो है अमेरिका के अंदर जो है तय पाया है। अब इसके ऊपर जो है जो हिजबुल्लाह है जनूबी लबनान के अंदर मौजूद है एंड वो जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ डेटरेंस कायम किए हुए है और इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं। उनके जो सरबराह हैं नईम कासिम, उन्होंने कहा है कि फ्रेमवर्क मुआहदा लबनान में इज़राइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। बैरूत से अरब मीडिया के मुताबिक अपने बयान में हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना था कि इस मुआहदे से वो दिन दूर नहीं जब लबनानी इलाकों को इसराइल में ज़म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लबनान से इसराइली इनक़लाब को मुज़ाहमती ग्रुपों को गैर मुसल्लह करने से मशरूत करना ख़तरनाक है। नईम कासिम ने कहा कि सैफ अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहदा लबनानियों के लिए मुल्की खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होना है। अब जनाब ये जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं नईम कासिम साहब, ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रेमवर्क तय पाया है इसका मतलब यही है कि ये जो लबनान के इलाके हैं जिसके ऊपर इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने, वो ज़म कर दिए जाएँ इसराइल के अंदर। और वो कहते हैं कि ये मुआहदा कि लबनान की हुकूमत ये मुआहदा करती है कि ये जो हिजबुल्लाह है हम इनसे हथियार ले लेंगे और इनको गैर मुसल्लह कर देंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि इज़राइल जो है लबनान के ऊपर कब्ज़ा करेगा। अब जो मैं बात आपको कह रहा था ना कि मुझे लग रहा है कि जंग जो है दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, ये एक पॉइंट है लबनान वाला पॉइंट, लबनान की जंगबंदी वाला पॉइंट, और इसी वजह से दोबारा से हमले भी स्टार्ट हो चुके थे बिफोर द इस्लामाबाद MOU।
تو اب میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کرتا ہوں. لبنانی صدر نے بھی مطالبہ کیا ہے. لبنانی صدر ہے جوزف اون، انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ امریکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نکالنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے. لبنانی صدر نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ امریکی معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرے. انہوں نے کہا کہ لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد میں اپنی ذمہ داریاں جو ہے پوری کرے گا. تو اس کے بعد جناب مسٹر نتن یاہو جو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، خبیث النسل، ایک نمبر کا خبیث شخص، اس سے بڑا خبیث پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یہ نتن یاہو. یہ اب کیا کہتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. نتن یاہو نے معاہدے کو تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایران اور حزب اللہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت امریکہ اور لبنان نے اسرائیل کے اس حق کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ لبنان کے اندر سیکورٹی زون کو اس وقت تک برقرار رکھ سکتا ہے جب تک اسرائیل کی سلامتی کے لیے اس کی ضرورت ہے. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے جناب، ہمیں لبنان سے خطرہ ہے، ہم جناب سیکورٹی زون قائم کریں گے. اب یہ جو سیکورٹی زون قائم کریں گے یہ ان کا علاقہ ہو جائے گا، یہ وہاں پر جا کر اپنے لوگوں کو بسائیں گے. یہ ایکچولی قبضہ ہے، بہانہ یہ ہے کہ ہم جو ہے سیکورٹی زون جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حزب اللہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. اور ایران بھی واضح کر چکا ہے کہ لبنان کا مسئلہ اگر حل نہ ہوا تو جنگ دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا، اور جیسے جنگ کا دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک اکنامک شوق آئے گا پوری دنیا میں. اس شوق سے جناب پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی، اور ہم نے اس کا تھوڑا سا ٹریلر جو ہے پہلے دیکھ چکے ہیں جب جنگ بند نہیں ہوئی تھی یا جب جنگ جو ہے وہ جاری تھی. اس کے علاوہ جناب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان سے برطانیہ کی وزیر خارجہ بیوٹ کوپر نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برطانیہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کے کردار کو سراہا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ بیوٹ کوپر نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امن، مذاکرات اور تعمیری سفارتکاری کے لیے پرعزم جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ریسنٹ الیکشن ہوئے تھے اور پیپل پارٹی جو ہے وہاں پر جیت گئی تھی، وہاں پر انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی. گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے. جناب نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو حلف برداری کی تقریب میں جو ہے وہ شرکت بھی کریں گے. اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. تفتان بارڈر کے اوپر جناب کچھ جو ہے دیکھی گئی ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں. ان ایکٹیویٹیز سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارت ہے اس کو جناب بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو جسے FBR کہتے ہیں، انہوں نے تفتان بارڈر ریلوے اسٹیشن کو درآمد و برآمد کے لیے لینڈ کسٹم اسٹیشن قرار دے دیا. جناب یہ جو کسٹمز کے جو FBR کنٹرول کرتی ہے کسٹمز کو، اب جناب کسٹمز کا جو اسٹیشن جو ہے تفتان بارڈر کو پاک ایران جو اپنا تجارت ہوگی اس کے لیے جو کسٹم کا اسٹیشن ہوگا اس کو تفتان بارڈر کو ہی وہ قرار دے دیا گیا ہے، اور FBR وہاں پر پہنچنے والی ہے. اس اقدام سے ریل کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سامان کے نقل و حمل کے آسان، اخراجات کم اور قانونی تجارت میں اضافہ متوقع ہے. ایرانی نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق تفتان اسٹیشن پر لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد و برآمد کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی. جناب کسٹم کی تمام سہولت جو ہے وہ تفتان بارڈر کے اوپر جو ہے فراہم کی جائے گی. دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم جو ہے وہ ہیں. اس کے علاوہ جناب بھارت کا ایک مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے جو کہ میں نے آپ سے شروع میں شیئر بھی کیا تھا. تو اب اس مکروہ چہرے کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت میں مسلمانوں کی عبادتگاہوں کو گرانے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. 1.5 ماہ میں 23 مساجد، مدارس کو گرا دیا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 45 روز کے دوران بھارت کی مختلف ریاستوں میں 1000 سال پرانی مسجد سمیت 23 مساجد، مدارس، درگاہوں اور عیدگاہوں کو گرایا گیا. رپورٹس کے مطابق یہ کارروائیاں دلی، اتر پردیش، مہاراشٹر، گجرات، راجستھان اور ہریانہ سمیت مختلف ریاستوں میں تجاوزات کے خاتمے اور سڑکوں کی توسیع کے نام پر جناب کی گئی ہیں. یہ ان کا مکروہ چہرہ ہے، یہ ان کی مسلم دشمنی ہے. اور جا کر آپ انڈینز کو دیکھ لیں، وہاں کے جو کٹر ہیں، جو کٹر ان کے جو ہندو ہیں، ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں جن کو کہا جاتا ہے ایکسٹریمسٹ، تو ان کو جا کر دیکھ لیں تو وہ ایران سے بھی نفرت کرتے ہیں، اینڈ ایران اینڈ اسرائیل کی وار میں وہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے. تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
اور وہ جو ہے مسلم دشمنی کو پریفر کرتے ہیں اینڈ وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اینڈ یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے 45 روز کے اندر 23 مساجد، درگاہوں اور مختلف جو ہے عبادت گاہوں اور مدارس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ انشاءاللہ جناب اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حسان المصطفیٰ کو۔ اللہ حافظ۔